Now the next topic that we are going to start for the neurological examination is higher mental function एग्जाम। ओके, तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हायर मेंटल फंक्शन एग्जाम के बारे में रहेगा। ठीक है, कि हायर मेंटल फंक्शन के एग्जामिनेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सॉर्टेड सा यही रहेगा। अब हमको समझना ये पड़ेगा पहले कि हायर मेंटल फंक्शन या HMF होता क्या है, सिंपल सॉर्टेड सा होता क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। इसको एक ऐसा समझ लीजिए कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का परफॉर्म किया गया सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। क्या होगा, सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई हायर मेंटल फंक्शन में। यही फंक्शन ह्यूमंस को अलाउ करता है ताकि वो सोच सकें, सीख सकें, याद कर सकें, बोल सकें, कैलकुलेट कर सकें, जज कर सकें, प्लान बना सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें एंड मच मोर। ठीक है, इसमें एक तरह से लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग्स भी, आसपास की सराउंडिंग्स को समझना या प्रोसेस करना कोई नई जगह जाके। ठीक है, तो इन टोटल ये सब काम होता है हायर मेंटल फंक्शंस का। ठीक है, हायर मेंटल फंक्शंस का ये सब काम होता है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब इसको हायर मेंटल फंक्शन इस वजह से भी कहा गया है क्योंकि अगर हम बात करें बाकी फंक्शंस की, जैसे कि रिफ्लेक्स हो गया, बैलेंस हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, बैलेंस हो गया, जजमेंट हो गई, ये सब हो गया, ये सब में जो कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट होता है कम होता है एज कंपेयर टू हायर मेंटल फंक्शन। तो हायर मेंटल फंक्शन में कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। ठीक, कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। इतनी सी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसमें क्या समझना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने उठाया, ये सिंपल सॉर्टेड सा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। हम कुछ कंपोनेंट समझेंगे कि क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं हायर मेंटल फंक्शन में, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या मेन कंपोनेंट्स होते हैं हायर मेंटल फंक्शंस के। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस। दूसरा जो होता है वो होता है अटेंशन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है ओरिएंटेशन। ठीक, चौथा जो होता है वो होता है मेमोरी। ठीक, पांचवा जो होता है वो होता है लैंग्वेज। छठा जो होता है वो होता है कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशन। ठीक है, सातवां जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आई कि नहीं आई? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, और कौन सा होगा? जजमेंट होगा, इंसाइट होगा। ठीक है, ये सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। 3 फंक्शन और बनते हैं हमारे पास। एक होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। 2 फंक्शन और होते हैं जिनको कहते हैं पैराक्सिस और जिनोसिस। क्या कहते हैं? पैराक्सिस और जिनोसिस। ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हायर मेंटल
फंक्शंस होते हैं। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हायर मेंटल फंक्शंस के। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब इनका कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर करके कुछ बच्चे जो होते हैं वो फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज़ की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में अगर आपको कुछ याद करना है तो याद करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, आपका कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि आप कॉन्शियसनेसली वहाँ बैठे हैं, कॉन्शियस में अपने। दूसरा, आपके अटेंशन आप दे रहे हैं उस चीज़ पे कि नहीं दे रहे हैं। तीसरा, आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन भी एक पॉइंट। तब जाके आप जो है आप एक मेमोरी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक चीज की वजह से इतनी चीजों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे आ रही है। ठीक है, अगर किसी का अटेंशन पुअर है तो उसकी मेमोरी भी पुअर हो जाएगी, कंसंट्रेशन पुअर है तो मेमोरी भी पुअर हो जाएगी, कॉन्शियसनेस पुअर है तो ये भी पुअर हो जाएगी। तो ये एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सी बात ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अब इन्हीं को एक एक कंपोनेंट्स को उठाते हैं, उनके कंपोनेंट्स के बारे में समझा जाएगा कि वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने देखा वो क्या था, कॉन्शियसनेस था। क्या था, कॉन्शियसनेस था। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस का सिंपल मतलब है अवेयर होना, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। कभी भी कोई पेशेंट कॉन्शियस में होगा तो उसको अपने और अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता होने को कॉन्शियसनेस कहेंगे। अनकॉन्शियस रहेगा तो अपने बारे में अवेयर रहेगा, ना अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर रहेगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है अराउजल, दूसरा होता है अवेयरनेस। ठीक, पहला होता है अराउजल, दूसरा होता है अवेयरनेस। अराउजल जो होता है वो एबिलिटी टू रिमेन अवेक। ठीक, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको जागने के लिए मजबूर रखती है, एबिलिटी टू रिमेन अवेक। ये मोस्टली कंट्रोल किससे की जाती है, आपके एरेस से करी जाती है, जिसे कहते हैं असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में एरेस भी कहा जाता है। ठीक है, एरेस भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतनी सी बात सिंपल सॉर्टेड सी समझ में आई। ये एरेस की जो लोकेशन होती है वो होती है कहाँ पे, हमारे ब्रेन स्टेम में। ठीक है, कहाँ होती है, ब्रेन स्टेम में। ठीक, इतनी सी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई। ठीक, अवेयरनेस की जहाँ तक अगर हम बात करें, ये पूरी हमने अराउजल की बात करी, अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग को अवेयरनेस कह देंगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग, ठीक है, एबिलिटी टू रिमेन अवेक इसमें होगा, और इसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। ये मेनली कहाँ से कंट्रोल होता है, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। कहाँ से कंट्रोल होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। इसका एक कंपैरिजन अगर करना चाहें अराउजल और अवेयरनेस का, तो हमको ये समझना पड़ेगा, एक सिचुएशन उठाते हैं। ठीक है, एक क्या उठाते हैं, सिचुएशन उठाते हैं, सिचुएशन उठाते हैं। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कौन से का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कौन से का कम आ रहा है।
ठीक है। अब सिचुएशन अगर हम उठाएं, जैसे सोने की सिचुएशन उठाएं, स्लीप उठाएं, ठीक है, तो स्लीप में क्या होगा, आपका अराउजल भी नहीं रहेगा क्योंकि एबिलिटी टू रिमेन अवेक भी नहीं रहेंगे और अवेयरनेस भी नहीं रहेगी कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इनमें जो अराउजल हो जाएगा और अवेयरनेस हो जाएगी, AR और AW, ये भी कम हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। किस सिचुएशन में? स्लीप की सिचुएशन में, ठीक। पर एक कंडीशन उठाते हैं जिसे कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, या अपने में खो जाना। जैसे हम लोग कभी कभी देखते रहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो काफी देर तक देखने लगते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं कि हम लोग के आसपास उस टाइम चल क्या रहा है, पर ये अवेयर रहते हैं कि कहाँ पे हैं हम। तो वेजिटेटिव स्टेट पे ये जो रहेगा ये प्रेजेंट रहेगा, पर ये जो है ये एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, ये एब्सेंट हो जाएगा। आप सराउंडिंग के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे उस टाइम। आप किसके बारे में अवेयर रहेंगे कि अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, आप आसपास की चीजों को ब्लर कर देंगे, तो वो वेजिटेटिव स्टेट होता है। कोमा की बात करें, कोमा में जो है दोनों चीज आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए इसमें रिड्यूस्ड मिलेगी, इसमें एब्सेंट देखने को मिलेगी। रिड्यूस्ड क्यों मिलेगी? क्योंकि स्लीप से आप उठ जाते हैं तो आपका अपने आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स और असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम चालू हो जाता है, उसके वजह से जो है स्लीप आपकी टूट जाती है। तो इसमें रिड्यूस होती हैं दोनों चीजें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक के ना रिडक्शन की वजह से आपकी स्लीप अच्छी नहीं आती और आपको लग रहा है कि मैं जैसे जाग रहा हूँ, वो आपको सपने की तरह आ सकता है, किसी और तरीके से आ सकता है। इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर ये कहा जाए कि कॉन्शियसनेस के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हम ये कहें अगर कॉन्शियसनेस के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्शियसनेस में दो चीज आ रही थी, दो कंपोनेंट, अराउजल अवेयरनेस। अराउजल समझा दिया, अवेयरनेस समझा दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया। पर अगर हम ये बात करें कि कॉन्शियसनेस किसी पेशेंट में होने के लिए क्या चाहिए, क्या तुम्हारी बॉडी में ऐसा होना चाहिए ठीक ठाक जो होगा, पहला तो आपका ब्रेन स्टेम में एक्टिवेशन, ब्रेन स्टेम एरास को जो एक्टिवेट कर रहा है वो। दूसरा क्या होना चाहिए, आपका जो दूसरा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकला हुआ कॉर्टिकल फंक्शन, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कॉर्टिकल फंक्शन कराएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम एक्टिवेशन और कॉर्टिकल फंक्शन कॉन्शियसनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों का काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अगर क्लिनिकल एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ठीक है, इसी के अगर क्लिनिकल कोरिलेवेंसी की या क्लिनिकल कंडीशंस की बात करूं, तो क्लिनिकल कंडीशन में कोई पेशेंट आता है जिसको बहुत ज्यादा बाइलेटरल कॉर्टिकल इंजरी हुई है। क्या हुई है? बाइलेटरल कॉर्टिकल इंजरी हुई है। तो उस पेशेंट में आप ये देखेंगे कि वो आंख तो खोल रहा है, अपनी आंखें उसकी खुल रही हैं, बट कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है। क्या नहीं है? कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। मीनिंगफुल पर्पस नहीं सर्व कर रहा है, वो सिर्फ आंख खोले हुआ है, वो हो सकता है जाग रहा है, ठीक है, पर कोई वो नहीं कर रहा। तो इसी पेशेंट की कंडीशन में वेजिटेटिव स्टेट आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सॉर्टेड सा मैंने कॉन्शियसनेस समझाई है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट क्या था, ठीक, हम जल्दी से मूव करेंगे सेकंड कंपोनेंट पे। इसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, ठीक है, तो वो समझ लीजिएगा आप लोग। अटेंशन, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास आता है उसे कहते हैं अटेंशन। इसमें क्या होगा? बॉडी की एबिलिटी टू फोकस ऑन स्टिमुलाई, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फोकस ऑन स्टिमुलाई। इसका सिंपल सॉर्टेड सा एग्जांपल ये है कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके क्लासरूम में टीचर कुछ बोल रहा है तो उस पर आप फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सॉर्टेड सा और कोई एग्जांपल नहीं ना, ठीक। और एक इन्वायरमेंट में क्लास में आप बैठे, टीचर बोल रहा है, पंखा चल रहा है, बाहर कोई आवाज कर रहा है, क्लास में आवाज कर रहा है, पर आपका अटेंशन जो है एक टीचर ही के साइड है, तो इसी को मेन वो कहा जाता है, ठीक है। ये जो पूरा अटेंशन वाला एरिया जो है
वो मेन एरिया या मेन जगह जहां से इनिशियलाइज होता है या जहां से ब्रेन फंक्शन हमारा करता है, तो अटेंशन के लिए कौन सा एरिया ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेनली 3 एरिया होते हैं। कौन से होते हैं? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पेराइटल कॉर्टेक्स और तीसरा जो होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो 3 तरीके की हम न्यूरो एनाटॉमी समझ गए कि अटेंशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। ठीक है, और अटेंशन इंपॉर्टेंट किस लिए है वो मैं यहाँ पे समझा चुका था कि किसी भी मेमोरी को होल्ड करने के लिए अटेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से कोई एक पार्ट बीच में छूट जाएगा तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक, अटेंशन में आप समझ गए क्या होगा। तो पेशेंट जो होते हैं, इनकी क्लिनिकल कंडीशन या इनकी क्लिनिकल डिजीज या इनकी एक तरह से इनके जो सिम्टम्स दिखते हैं जिनमें मसला होता है, उनमें ये देखा गया है। ठीक, डेलीरियम देखा गया। क्या देखा गया है? डेलीरियम देखा गया। डेलीरियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो फोकस नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? फोकस नहीं कर पाता है और कंफ्यूज दिखता है। ठीक है, इसके लिए आप टेस्ट कुछ कर सकते हैं। ठीक, क्या टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अटेंशन देखने के लिए? कि आप जो है कि पेशेंट से कहिए कि कोई एक रैंडम नंबर बोले। ठीक है, मैंने जैसे 481 उठाया, आप एक रैंडम नंबर बोले। ठीक, अगर वो पेशेंट रिपीट कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका अटेंशन गुड है। अगर वो नंबर रिपीट करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो ये समझा जाएगा कि भैया उसको डेलीरियम है। सिंपल सॉर्टेड से ये टेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब जो है थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या था? थर्ड हमारा कंसंट्रेशन था। अच्छा नहीं, थर्ड जो था, देखिए हमने अटेंशन खत्म कर लिया। अटेंशन के बाद मेरे ख्याल से थर्ड में जो था ओरिएंटेशन था। ठीक है, थर्ड ओरिएंटेशन था। पर थोड़ा सा अटेंशन पे और ध्यान देंगे, अटेंशन पे और अटेंशन देंगे। अटेंशन ये देंगे कि इसको समझेंगे कि इसकी रूट प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है और फर्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, और टेस्ट करना और क्यों जरूरी है। ठीक है, टेस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग अटेंशन को कंसंट्रेशन समझने लगते हैं, जो कि नहीं है। अटेंशन इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन। ठीक, अब ये हम समझाएंगे कि अटेंशन और कंसंट्रेशन में मेन डिफरेंस आता कहाँ पे है। अब जैसे कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में ये होता है कि आपको जो फोकस है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाना पड़ेगा। सर्टेन टाइम के लिए लगाना पड़ेगा। फोकस ऑन सर्टेन टाइम। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा। आधा घंटा हमको कंसंट्रेट करना है, 1 घंटा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, जहां तक अटेंशन की बात है, अटेंशन में सिर्फ फोकस करना रहता है। इट इज नॉट कोरिलेवेंट टू एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक, इसका सिंपल सॉर्टेड से एग्जांपल यही दिया गया है कि अटेंशन में आपने क्या किया, आप कोई क्लास से, आप एक कॉरिडोर से गुजर रहे थे अपने कॉलेज के, आपने हल्का सा साइड में देखा, अटेंशन किया, अटेंशन करके ये देखा कि साइड में कोई टॉपिक की क्लास चल रही है। क्या चल रही है? कोई क्लास चल रही है। ठीक है, आपने कोई टॉपिक की क्लास देख लिया। ठीक, कोई टॉपिक की क्लास देख लिया और आप समझ गए, तो आपने कंसंट्रेट किया ना, सब चीज को ब्लर आउट करके उस क्लास पे कंसंट्रेट किया, तुरंत देखा, देखने के बाद आपने नजर हटा लिया, तो कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ। जहां तक कंसंट्रेशन की बात है, ठीक है, अटेंशन की से कंसंट्रेशन की बात है, तो कंसंट्रेशन में जो है आप वहीं पे खड़े होके सुनने लगे उसको, कंटिन्यू लिसनिंग द लेक्चर। आप लगातार सुनने लगे उस लेक्चर को और कंसंट्रेट करने लगे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आपने कंसंट्रेट किया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस कंसंट्रेशन और अटेंशन में निकल कर आता है। ठीक है, अब इसमें बात करें कि कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन हम समझ गए क्या होता है। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि आप पेशेंट को
अगर कभी टेस्ट कराने को मिलेगा, क्या कराने को मिलेगा, कंसंट्रेशन का टेस्ट कराने को मिलेगा आपको पेशेंट को, तो आप क्या कराएंगे, आप ये कहेंगे सिंपल सा, आप 7 तरीके का 60 टेस्ट देंगे, कंटिन्यूअस 60 टेस्ट देंगे उसको। और ये टेस्ट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस माइनस में क्या हो सकता है, आपने 7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन दिए, जैसे आपने उससे कहा 100 - 7, 93 - 7, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी चीज आपने उसको समझाई, ठीक। अब वो ये देखेगा कि इसका आंसर होता क्या है या ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आपने 7 क्वेश्चन उसको प्रोवाइड कर दिए, 6 से 7 क्वेश्चन, अगर वो सही से कर पा रहा है, नॉर्मल कर पा रहा है माइनस, तो इसका मतलब है उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है, ठीक है। पर अगर वो मिस मैच मार रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं ना, वो ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। उसका अटेंशन जरूर अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने 2-3 तो कर लिया, पर बाकी 3-4 में नहीं कर पा रहा, तो इसका ये मतलब है वो कंसंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो हम कर सकते हैं वो सिंपल सॉर्टेड से जो बच्चों का होता है वो बैकवर्ड टेस्ट होता है, ठीक है, बैकवर्ड टेस्ट होता है। कहीं से भी आप अल्फाबेट उठाइए, GHIJKLM ऐसे करके बोलिए, और फिर उससे कहिए M से उल्टा अपोजिट बोलो, ठीक है। M के अपोजिट अगर वो बोल देगा तो सिंपल सॉर्टेड सा वो चीजें हो जाएंगी। ये और एडवांस लेवल पे जाके आप कोई वर्ड दे सकते हो उसको, कोई आपने वर्ड दे दिया, कुछ और दे दिया, मोबाइल का उल्टा पूछा उससे, ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। अच्छा, डिजीज कोरिलेशन की बात करें तो डिजीज कोरिलेशन में आप ये समझ गए हैं कि डेलीरियम, अटेंशन में डेलीरियम होता है, और कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन में कौन कौन से डिजीज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ये जब देखने को मिलेंगी जब आपको थोड़ी सी जगह, अच्छा यहीं बना देता हूं, ठीक है। डिजीज कोरिलेशन ये समझ जाइए कि इसमें अटेंशन जाता है, रेड वाला अटेंशन के लिए, ठीक है, इसमें अटेंशन जाता है। ADHD में अटेंशन जाता है, ADHD में अटेंशन जाता है, ठीक है। और किस में अटेंशन जाएगा, अटेंशन जाएगा डिमेंशिया में, डिमेंशिया में भी अटेंशन चला जाता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। और कंसंट्रेशन आपका कब लूज होगा, जब आपके फ्रंटल लोब में लीजन होगा। कहाँ लीजन होगा, फ्रंटल लोब में लीजन होगा। ये उस टाइम पे जो है आपका ये देखा जाता है कि कंसंट्रेशन कम हो गया है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी होता है इसमें, अटेंशन भी होता है इसमें, प्लानिंग भी होती है, तो तीनों चीज इन्वॉल्व होती है, कोई एक सिंगल चीजें नहीं इन्वॉल्व होती किसी में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का ही कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, उसमें लोग गलती करते हैं या डिफरेंशियल ये गलत ढूंढते हैं कि किसी की पुअर मेमोरी है, याददाश्त कमजोर है, तो सोचते हैं मेमोरी या कंसंट्रेटेड नहीं ना, इसीलिए पुअर मेमोरी। जैसे बच्चे जो याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो कंसंट्रेशन से कंपेयर कर देते हैं उस चीज को, ठीक है। पुअर अटेंशन है, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, हमने उस टाइम ध्यान दिया, हमको ये नहीं पता हम कितनी देर तक ध्यान दे पाएंगे। कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि कितनी देर तक आप ध्यान दे पाएंगे, इसको कंसंट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अटेंशन किसे कहा जाएगा और कंसंट्रेशन किसे कहा जाएगा, इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई, ठीक। जब पेशेंट रजिस्टर करेगा, मतलब ये पेशेंट में अक्सर करके ये देखा गया है कि ये पेशेंट जो है इनका मेमोरी पुअर होती है, अटेंशन पुअर होता है, पर उसको कंसंट्रेशन में डाल दिया था। कंसंट्रेशन हमेशा एक लंबे पीरियड तक एक टाइम पीरियड तक जब आप किसी चीज पे फोकस करते रहें तब उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। अटेंशन उस चीज पे कहते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को आपने देखा, आपने ध्यान से देखा, आपने नजर हटा ली, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको अटेंशन कहते हैं। ये सिंपल सॉर्टेड सी एक चीज होती है, ठीक है। हम लोग इतना समझ गए कि कहाँ क्या मसला होगा, अटेंशन कम कब होगा, किस एरिया में मसले आने की वजह से होंगे, ठीक है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे ओरिएंटेशन, ठीक है। क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हमारा थर्ड वाला था ओरिएंटेशन। तो सेकंड में हमने क्या खत्म कर लिया था,
सेकंड में हमने ख़त्म कर लिया है अटेंशन और कंसंट्रेशन। अटेंशन हम समझ गए हैं, कंसंट्रेशन भी हम समझ गए, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ हायर मेंटल फंक्शन जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, वो होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन किसे कहा जाएगा, इसमें पर्सन जो है अगर अवेयर है टाइम का, किस जगह मतलब कितने बजे है, प्लेस का किस जगह है वो, और इंसानों का किसका, इंसानों का, तो इसे क्या कहा गया है, ओरिएंटेशन कहा गया है, ठीक है। ये मोस्टली किस डिजीज में देखने को लॉस्ट मिलेगा आपको, किस डिजीज में लॉस देखने को मिलेगा, जैसे हमने इससे पहले डेलीरियम की बात करी थी, ठीक है। तो ये डेलीरियम में भी देखने को लॉस्ट मिलेगा, और किस में लॉस्ट ये देखने को मिलेगा, ये हम लोग को डिमेंशिया में लॉस देखने को मिलेगा, डिमेंशिया में लॉस देखने को मिलेगा ये, और किस में लॉस देखने को मिलेगा, डेलेरियम में और इंसेफेलोपैथी में, डेलीरियम में और इंसेफेलोपैथी में, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो जब भी ओरिएंटेशन लॉस होगा तो ये समझने की खास तौर से ज़रूरत है कि पेशेंट में क्या क्या लॉस हो रहा है, मतलब किन डिजीज़ में ये सब लॉस हो रहा है, डिमेंशिया में, ठीक है, डेलीरियम में और इंसेफेलोपैथी में, ठीक। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन ये होता है कि कभी भी प्लेस का अवेयरनेस, टाइम प्लेस या पर्सन का अवेयरनेस को ओरिएंटेशन कहा जाता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आई। अब इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। ओरिएंटेशन के बाद हम चौथे पॉइंट में चलते हैं, मेमोरी पे, ठीक है। चौथा जो है हमारा मेमोरी है। चौथा टाइप ऑफ हायर मेंटल फंक्शन में आता है। मेमोरी जो होता है सिंपल सॉर्टेड सा मेमोरी ये समझ में, मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, जैसे मेमोरी कार्ड में स्टोर होती है, तो हम लोग के जो बॉडी है, बॉडी में मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, ठीक। मेन जो स्टोरिंग होती है वो होती है हिप्पोकैम्पस में मेमोरी की, ठीक है। मेमोरी भी कई तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। हिप्पोकैम्पस की लोकेशन की बात अगर करें, हिप्पोकैम्पस जो लोकेट होता है वो मीडियल टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, मीडियल टेम्पोरल लोब में होता है, और इसका काम होता है किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। यही सिंपल सॉर्टेड से समझाने का मतलब था कि मेमोरी का काम ऐसा होता है, ठीक। अगर इसकी बात करें कि मतलब ये इम्पोर्टेंट सा समझ लीजिए कि मेमोरी जो होती है स्टोर अलग अलग टाइप पे अलग अलग जगह होती है, ठीक है। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग कैसे जगह होती है, अब ये समझिएगा। थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। जो मैंने हिप्पोकैम्पस वाला बताया वो समझ गए कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आप थ्रू आउट, आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आप ये पूछेंगे कल क्या पढ़ाया है, तो हो सकता है मुझे ना याद हो, पर आप मुझसे अगर पूछेंगे कि अभी टॉपिक क्या चल रहा है या क्या चल रहा है, तो मैं बता दूँ। तो एक पहली टाइप की जो मेमोरी होती है वो होती है इमीडिएट। इमीडिएट वो बताएगी जिस पे मैं काम अभी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वर्किंग मेमोरी होती है। क्या होती है, वर्किंग मेमोरी होती है।
ये हमारी वर्किंग मेमोरी होती है। प्रेजेंट कहाँ पे होगी? सिंपल शॉर्टेड सा, कुछ बहुत बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं ना। हिपोकैम्पस कॉमा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, दो जगह समझ गए। हिपोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इमीडिएट मेमोरी हमारी होती है। इमीडिएट हो गई। अब दूसरे पे आते हैं हम, शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म मेमोरी कि आज के दिन के टाइम पे हमने क्या क्या किया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आज के दिन, ये शॉर्ट टर्म में आते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या क्या है, जैसे आज मैंने खाया क्या, ठीक है, कल मैंने क्या खाया था, तो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में आती है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे? वर्किंग मेमोरी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी रीसेंट मेमोरी, ठीक। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? इसकी लोकेशन हिपोकैम्पस हो जाएगी सिर्फ, ठीक। तो दो की लोकेशन तो हिपोकैम्पस हो गई, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे और एक सिर्फ हिपोकैम्पस में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब तीसरे पे आते हैं, जो कि होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, क्लियर कट से ये बात समझिएगा, ये एक तरह की डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है। कौन सी, कैसी मेमोरी होती है? डिक्लेरेटिव होती है, या तो एक्सप्लिसिट होती है, मतलब काफी लंबे टाइम से ये मेमोरी आपके साथ चली आ रही है। एक्सप्लिसिट मेमोरी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसमें जो है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी भी समझिएगा कि आप एक्सप्लिसिटली तो समझ पा रहे हैं कि एक्सप्लिसिट कोई मेमोरी है अगर, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपका कोई इवेंट आएगा, कोई चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ 5 साल पहले हम वहाँ शादी में गए थे, वहाँ खाना अच्छा नहीं था, या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो चीज़ एक्सप्लिसिट में आ जाएगी। तो इसी की तरीके सेकंड होती है लॉन्ग टर्म में इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक। इम्प्लिसिट मेमोरी, देखिए दोनों का अलग अलग काम है, अलग अलग जगह स्टोरिंग होती है इसकी, सिंपल सॉर्टेड सा। तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या याद रखेगा? मेन इम्प्लिसिट मेमोरी क्या याद रखेगा? देखिए एक्सप्लिसिट मेमोरी में 2 लंबी चीजें याद होंगी। कौन सी 2 लंबी चीजें होती हैं? पहला, कोई इवेंट याद होगा, या कोई ट्रेजेडी याद होगी, ठीक है, वो सब चीजें याद होंगी। दूसरा, फैक्ट या नॉलेज का कोई टर्म होगा, जैसे मैंने अभी ABCD याद है मुझे, तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में दूसरे टाइप में आएगी कि मुझे कोई नॉलेज का फैक्ट याद है या कुछ और याद है, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड से इतना समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे, ठीक। अगर हम कोई इवेंट की बात करें तो इवेंट वही सेम जगह स्टोर होगा, कहाँ पे? हिपोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। फैक्ट की बात करें, फैक्ट कहाँ पे स्टोर होगा? टेम्पोरल कॉर्टेक्स में स्टोर होगा, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होगा? टेम्पोरल नियोकॉर्टेक्स में स्टोर होगा, TNC लिख दीजिए इसको, ठीक। इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करें तो इम्प्लिसिट मेमोरी मैंने बता दिया आपको क्या। अच्छा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सब समझिए। एक्सप्लिसिट कोई इवेंट या फैक्ट या नॉलेज के बारे में। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? कोई प्रोसीजर के बारे में, जैसे कोई खाना बनाने का तरीका आपको पता है, ठीक है, आपको ट्रक चलाना आता है, ठीक, तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी में चला जाता है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कोई प्रोसीजर हो, कोई भी प्रोसीजर आपको याद पता है, आपको कार चलानी आती है, आपको बाइक चलाना आता है, आपको ट्रक चलाना आता है, आपको बस चलाना आता है, तो वो सब चीजें जो होती है वो इम्प्लिसिट मेमोरी में जाके स्टोर होंगी। कहाँ स्टोर होती हैं? इम्प्लिसिट मेमोरी में जाके स्टोर होंगी। अच्छा, इम्प्लिसिट मेमोरी तो बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना कि इसकी लोकेशन इम्प्लिसिट मेमोरी की क्या होती है। जैसे हमने इवेंट के बारे में देखा, तो इवेंट में हम लोग ने ये देखा कि हिपोकैम्पस में और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहा था। फैक्ट और नॉलेज जो है वो आपका टेम्पोरल नियोकॉर्टेक्स में हो रहा है, ठीक। यहाँ इम्प्लिसिट मेमोरी है जो है, ये जो प्रोसीजर फॉलो करती है, ये कहाँ स्टोर होती है? ये बेसल गैंग्लिया में होती है, ठीक।
और सेरिबेलम में होती है। ठीक, 2 पॉइंट समझ में आ गई। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सा 2 पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो इसका एग्जामिनेशन करने के लिए आप जानते हैं क्या कहना है। इसका एग्जामिनेशन नॉर्मल सा मेमोरी का एग्जामिनेशन करना आसान है, ओरिएंटेशन का भी एग्जामिनेशन करना आसान है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं ना। ठीक, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये समझना है हम लोगों को मेमोरी में कि मेमोरी फॉर्मेशन अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को मेमोरी में समझ में आ गई। चलिए हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं पैब्स सर्किट। समझिएगा, पैब्स सर्किट किसे कहते हैं। पैब्स सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब कोई मेमोरी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब कोई मेमोरी फॉर्मेशन होती है। पैब सर्किट कंसिस्ट किस किस चीजों से होता है। पहला तो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस से होगा। ठीक है, पैब सर्किट सबसे पहला किस चीज से कंसिस्ट होता है, हिप्पोकैम्पस से होता है। हिप्पोकैम्पस के बाद मैमिलियरी बॉडी से होती है। ठीक, मैमिलियरी बॉडी के बाद एंटीरियर थैलमस होता है। एंटीरियर थैलमस के बाद किंजुलेट जाइरस होता है। फिर उसके बाद हिप्पोकैम्पस दोबारा आ जाता है। तो एक तरीके का पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मेमोरी फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, एक ये सर्किट कंप्लीट पूरा होना चाहिए किसी भी मेमोरी फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक, तो ये सिंपल शॉर्टेड सा कहने का तरीका यही था कि जब भी किसी पेशेंट में इसमें 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 या इसमें दिक्कत आ जाएगी तब पेशेंट में जो है मेमोरी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब कुछ बीमारी की अगर बात करें तो 2 तरीके की बीमारी होती है। 2 तरीके की कंडीशन कौन सी होती है। पहली होती है एमनीशिया। पहली होती है एमनीशिया। एमनीशिया एक तरह का मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन में दिक्कत को एमनीशिया कहते हैं। ठीक, एमनीशिया बेसिकली कंसिस्ट होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला एंटेरोग्रेड, दूसरा रेट्रोग्रेड। ठीक है, एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके की ऐसी देखिए, एमनीशिया वो चीज होती है जिसमें मेमोरी लॉस होता है। एमनीशिया में 2 कंडीशन बनती है मेमोरी लॉस की। पहला होता है एंटेरोग्रेड, दूसरा होता है रेट्रोग्रेड। एंटेरोग्रेड हमसे ये कहता है कि जब पेशेंट जो है न्यू मेमोरी ना फॉर्म कर पाए, न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में दिक्कत आए, डिसफंक्शन। ठीक है, न्यू मेमोरी फॉर्मेशन डिसफंक्शन। ठीक है, न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में दिक्कत आए तब एंटेरोग्रेड कहेंगे। एंटेरोग्रेड में लीजन जो होगा हिप्पोकैम्पस पे होगा। ठीक, यहाँ की रेट्रोग्रेड की अगर बात करें तो रेट्रोग्रेड जो है वो पास्ट मेमोरी के लिए होता है। पास्ट मेमोरी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। पास्ट मेमोरी रिकॉल डिसफंक्शन कह सकते हैं।
ठीक है, पास्ट की मेमोरी रिकॉल करने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक, इतनी सी क्लियर कट सी बात समझ में आई कि नहीं आए। ठीक, इसमें जैसे उस पे हिपोकैम्पस है, इसमें अक्सर करके बहुत से कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट देखे गए, कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट देखे गए हैं, लीजन उन एरिया में देखे गए हैं जहाँ कॉर्टिकल इन्वॉल्व है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, मेमोरी पूरा हो गया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब एक टॉपिक अगर सोचो कि सही से पढ़ाओ तो लंबा खिंच जाता। देखिए ओरिएंटेशन छोटा टॉपिक हो गया, ये इतना लंबा हो गया। ठीक है, तो यही जब इन डेप्थ चीज़ें पढ़ाने की सोचो तो इन डेप्थ में चीज़ें, अभी तो कोई इन डेप्थ नहीं ना, इससे और ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ें जाती हैं। पूरा पाथवे पढ़ते, फिजियोलॉजी पढ़ते, कौन कौन सी कंडीशन होती, कौन कौन डिजीज होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को अभी इतना फोकस आउट नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम इनकी टॉपिक वीडियोस बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा है। तो ये पूरी चीज़ें इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जो है हमने कॉन्शियसनेस कंप्लीट कर ली, हमने अटेंशन कंप्लीट कर लिया, हमने कंसंट्रेशन और अटेंशन का डिफरेंस पढ़ लिया, हमने ओरिएंटेशन पढ़ लिया, हमने मेमोरी पढ़ लिया। 4 चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली हैं। अब 5वीं चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या होती है, कैलकुलेशन। थोड़ा सा शायद मैं ऊपर नीचे हो सकता चल रहा हूँ, ऊपर नीचे चलने की वजह ये है क्योंकि जो मुझे याद आ रहा है वो मैं इंस्टेंटली तुरंत बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, पर उससे मैनेज आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। किस पे, मेमोरी हम लोग की हो गई है। मेमोरी के बाद हम किस पे चलेंगे, कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन क्या होती है, मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल क्या कह सकते हैं, एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस कह सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैलकुलेशन कहा गया है। ठीक है, अगर इसकी एनाटॉमी समझना है हमको, तो इसकी एनाटॉमी समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किस एरिया, कौन सा एरिया इसका डिपेंडेंट, मतलब कौन सा एरिया की वजह से ये जो कैलकुलेशन होता है अपना ब्रेन परफॉर्म कर पाता है। ये होता है डोमिनेंट पैराइटल लोब में। डोमिनेंट पैराइटल लोब में एक एरिया होता है जिसको हम बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो एरिया कौन सा है, एंगुलर जाइरस वाला एरिया जो है, स्पेशली एंगुलर जाइरस वाला जो एरिया है, उसमें हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। सिंपल सा समझ गए। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। ठीक, अब डोमिनेंट पैराइटल लोब आप जानते हैं कौन सा, देखिए डोमिनेंट हेमिस्फीयर है। डोमिनेंट की जब भी बात करते हैं तो ये साइंटिफिकली देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंसानों में, जो आज के इंसान हैं, उनमें जो है लेफ्ट साइड डोमिनेंट देखी गई है। तो डोमिनेंट भी होगा लेफ्ट साइड का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम कुछ समझेंगे कि क्या बीमारियां होती हैं, क्या कंडीशन होती है जिनके वजह से पेशेंट जो है चीज़ें कर नहीं पाता। अब ये समझिए, जब कोई पेशेंट अगर आपके पास आया, कोई बंदा आया जो कैलकुलेशन में वीक है, कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं, गर्स्टमैन सिंड्रोम। अच्छा, गर्स्टमैन सिंड्रोम होती क्या है,
देखिए गर्स्टमैन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका जो लेफ्ट एंगुलर जायरस, वही लेफ्ट साइड वाला जायरस है, लेफ्ट एंगुलर जायरस जो है, मैंने अभी बताया लेफ्ट क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट का लेफ्ट ही होता है, ठीक है, सर 80 to 90% इसमें होता है, ठीक है। तो लेफ्ट एंगुलर जायरस डैमेज हो जाएगा, ठीक, इस बीमारी में लेफ्ट एंगुलर जायरस डैमेज हो जाएगा। तो इन टोटल इसके वजह से 4 तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिलती है, मतलब ग्रेस्टमैन सिंड्रोम लीड्स टू 4 तरीके की कंडीशन देखने को मिलती, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कंडीशन का नाम है ए कैलक्यूलाई, ठीक है, ए कैलक्यूलिया, ठीक है, सिंपल थॉटेड से समझ गए। इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, कैन नॉट कैलकुलेट। दूसरी कंडीशन ए ग्राफिया, ए ग्राफिया आप जानते हैं कि वो पेशेंट जो लिख नहीं पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं। तीसरी कंडीशन फिंगर एग्नोसिया, ये सब पुराना भी पढ़ाया हुआ, सब इसमें समझ में आ रहा है, सारा पुराना पढ़ा हुआ आपको दिखेगा। कैन नॉट आइडेंटिफाई फिंगर्स, अपनी फिंगर्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितनी हैं, ठीक। और चौथी कंडीशन राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन, डिसोरिएंटेशन, राइट और लेफ्ट में जो डिसोरिएंटेशन होगी, डिसोरिएंटेशन अभी हम समझ, ओरिएंटेशन हम समझ गए हैं कि अवेयरनेस अबाउट अ प्लेस, टाइम और पर्सन। तो इसी में जो राइट और लेफ्ट में, जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और इसी की वजह से राइट लेफ्ट डिसओरिएंटेशन हमको गर्स्टमैन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक तरीके से मीनिंग के ऊपर समझ पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग बियॉन्ड मीनिंग, मीनिंग के ऊपर वो चीज को समझ पा रहे हैं, उसको क्या कहा गया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा गया है। क्या कहा गया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा गया है, ठीक है। अब इसका मतलब किसी चीज की मीनिंग के ऊपर आप उसको समझ पा रहे हैं, ये एक तरह से ये कहना है कि इसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि जिनके घर कांच के होते हैं, सिंपल शॉर्टेड से समझिए, जैसे कहते हैं ना कहावत, जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक। तो ये क्या समझ में आ रहा है इसमें, क्या मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें इसकी तो क्या मेरा घर कांच का है कि तुम्हारा घर कांच का है कि मैं तुमको पत्थर मार रहा हूँ। तो इसका लिटरल मीनिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए, उसके में ये मतलब है जिनकी खुद की में इतनी कमी हो या जिनकी खुद की चीज़ों में बहुत फ्रेजाइल चीज़ें हों, उनको दूसरों की चीज़ों में उंगली नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कुल मिला के मतलब अलग अलग लोग अलग अलग परसेप्शन के हिसाब से इसको समझते हैं। तो बेसिकली जो होता है
ये एक तरह से प्रिंसिपल सोचता है। क्या सोचता है? किसी भी चीज के बिहाइंड द प्रिंसिपल, ये क्या वो विजडम क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद की लिटरल मीनिंग तो ये है कि बंदर नहीं जानता अदरक का स्वाद, पर उसकी प्रिंसिपल मीनिंग क्या है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उस चीज की क्या है कि कुछ लोगों को कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है और तब भी वो अपना दिमाग उसमें देते हैं। ठीक है, कुल कुल मिला के मतलब क्रॉस क्वेश्चन वाली चीज यही है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अब जो कभी बंदर ने अदरक तो खाई नहीं ना, तो बंदर से हमने अदरक का स्वाद पूछा तो बंदर ने पट पुट इधर उधर बता रहा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वही इसीलिए कहा गया बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो ये लिटरल मीनिंग पे नहीं चलता, ये एक तरह के प्रिंसिपल पे चलता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे चलता है, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा गया। यहाँ पे दिक्कत कब आएगी पेशेंट में कि अगर आप ऐसी बात बोलेंगे और पेशेंट समझ ना पाए, ऐसे मुहावरे बोलेगा पेशेंट समझ ना पाए, तो ये समझ जाइएगा इन पेशेंट में फ्रंटल लोब में जख्म है, लीजन है। कहाँ पे? फ्रंटल लोब लीजन है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। इसी के वजह से जो अब जब आप इनसे कोई भी बात कहेंगे, जैसे कि कुछ भी कहेंगे, जैसे यही कहावत लगे बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो इसी फ्रंटल लोब में लीजन होने की वजह से वो इस चीज को रियलिटी समझेंगे, वो इस चीज की मीनिंग या प्रिंसिपल या इसकी विजडम नहीं समझ पाएंगे उस वर्ड की। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम 7th पे चलते हैं। 7th हमारे पास जो है वो है जजमेंट। ठीक, जजमेंट। जजमेंट किसे कहते हैं? जजमेंट एबिलिटी टू, किसी चीज को जज करना या किसी चीज पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने को जजमेंट कहते हैं। एबिलिटी टू गिव appropriate डिसीजन। ठीक है, क्लियर कट सी बात समझ में आ गई इतनी सी कि जजमेंट किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, ये जजमेंट वाला पार्ट जो होता है वो कहाँ प्ले होगा? जजमेंट वाला पार्ट कहाँ प्ले होगा? ये होगा ऑर्बिटोफ्रंटल, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में। जो सेकंड कॉर्टेक्स कौन सा है? प्रीफ्रंटल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, दो कॉर्टेक्स में ये जजमेंट वाला पार्ट प्लेस होता है। इसमें अगर टेस्ट किसी पेशेंट ने करना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप कोई भी एक सिनेरियो बना के देंगे कि इस सिनेरियो में अगर तुम होते तो तुम क्या करते, ये बताओ। कि अगर यहाँ बिल्डिंग घर में आग लग गई तो तुम क्या करते, तुम ये बताओ। तो ऐसे करके करता अगर वो, ठीक है, तो अगर पेशेंट जवाब देता है तो पेशेंट के जवाब से आपको क्या क्या समझ में आ सकता है? आपको ये समझ में आ सकता है कि अगर नॉर्मल पेशेंट होगा तो मैं ये कहूँगा कि भैया वहाँ से निकलो, और सबको कहूँगा कि निकलो वहाँ से, और खुद भी जाऊँगा बाहर। तो ये अच्छे, मतलब ये ठीक है पेशेंट। तो कभी कभी पेशेंट यही डिसाइड नहीं कर पाता, एक सिंपल से जजमेंट नहीं कर पाता कि वहाँ पे करें क्या। ठीक है, तो ये उसी कंडीशन में होगा जब आपको इन दोनों एरिया में लीजन होगा और फ्रंटल लोब में भी लीजन होगा। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सा समझ गए इतनी सी बात। ठीक, अब 8th की बात करें। 8th हमारे पास क्या है? इनसाइट। क्या है? इनसाइट। ठीक, इनसाइट होना या अपने बारे में जानना एक अवेयरनेस ही वाला पॉइंट है, या इनसाइटफुल होना। ठीक है, अपनी खामियां जानना। ठीक है, अवेयरनेस तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होता है, पर इनसाइट का कुल मिला के मतलब ये होता है कि जब किसी पेशेंट को ये अवेयरनेस हो कि उसमें मसला क्या है।
इसमें अवेयरनेस होगी आपको किस बारे में, खुद की कमियों के बारे में, बीमारी के बारे में। तो अवेयरनेस अबाउट हिज और हर इलनेस लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी कमियों के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में कमी पता होने को इंसाइटफुलनेस कहती हैं। अपने बारे में कोई कमी पता है तो आप इंसाइटफुल है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल इसका यही दे सकते हैं कि एक स्ट्रोक का पेशेंट है, तो एक स्ट्रोक के पेशेंट से आपने पूछा कि ये बताओ कि हाथ सही है तुम्हारा, तो कहेगा कि हाँ सही है, ठीक। अब है नहीं सही तब भी कह रहा हो ठीक है, तो उसे कहने का, तो वो इंसाइटफुल हुआ नहीं हुआ, वो इंसाइटफुल नहीं हुआ। तो इंसाइटफुल अगर नहीं हुआ तो आप क्या समझ सकते हैं कि उस पेशेंट में फ्रंटल लोब में लीजन आया है, या तो वर्निक्स एफेजिया है, मतलब इंसाइटफुल नहीं होगा। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि वो इंसाइटफुल नहीं होगा, वो समझेगा नहीं कि उसमें कोई दिक्कत है भी या नहीं है, समझ रहे हो। कहेगा अरे हम तो बढ़िया है एकदम, ये हैं वो हैं, हाथ एकदम ये देखो चल रहा है, हाथ हिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये बात है। तीसरी बीमारी सिजरोफेनिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बीमारी है जिसमें जो है इंसाइटफुलनेस पेशेंट में चली जाती हैं, ठीक। 9th की हम बात करेंगे अब, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई सबकी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हायर कॉर्टिकल फंक्शन होता है, और इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन को क्या कहा जाता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए या आपकी एबिलिटी क्या क्या में यूज हो, आप एबिलिटी हो आपकी प्लानिंग की, प्लान, ऑर्गेनाइज, ठीक है। कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना, कोई चीज़ प्लान करना, उसका सीक्वेंस से चीज़ों को ऑर्गेनाइज और प्लान करना, ठीक है। कोई चीज़ शुरू करना, कोई मूवमेंट शुरू करना, ठीक, कोई बड़ा प्रोटेस्ट शुरू करना, और दूसरों के बिहेवियर को मॉनिटर करना, ये सब जो आते हैं ये आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, ठीक है। किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, ठीक। तो जब कोई किसी पेशेंट में अगर ये सारी एबिलिटी ना देखने को मिले तो आप उसमें क्या कहेंगे कि उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन सही नहीं है, ठीक। अब ये किसकी दिक्कत की वजह से होगा, इतना सा लिख लीजिए पहले, फिर बताते हैं, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो कवर होता है वो कौन सा होता है, मतलब ये सब चीज़ें होती कहाँ पे हैं, वो होंगी डॉर्सो, क्या होंगी, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। कहाँ पे होंगी, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये सारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सीक्वेंसिंग, इनिशिएटिंग, मॉनिटरिंग बिहेवियर कहाँ पे प्लेस होती है, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है, ठीक। किन डिजीज में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नहीं देखने को मिलेंगी, आपको ये फ्रंटल लोब के कोई लीजन में देखने को नहीं मिलेगी, एफएलएल में देखने को नहीं मिलेगी, फ्रंटल लोब लीजन में, पार्किंसन डिजीज में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, और डिमेंशिया में, कौन सा डिमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, कौन सा डिमेंशिया,
फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ठीक, 3 बीमारियों में ये चीज देखने को नहीं मिलेंगी। पहला जो बीमारी है फ्रंटल लोब का लीजन है, पार्किंसन डिजीज है, और फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सीक्वेंस, इनिशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग बिहेवियर वाला फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है हमारा पैराक्सिस। क्या है? पैराक्सिस। पैराक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? पैराक्सिस की डेफिनेशन सिंपल यही होती है कि कोई भी पर्पसफुल एक्ट को लर्न करना, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एक तरह से परफॉर्म समझ लीजिए, एबिलिटी टू परफॉर्म लर्नड पर्पसफुल एक्ट। सिंपल सॉर्टेड से एग्जांपल है इसका कि आप जो है आपसे मैंने किसी पेशेंट से पूछा या किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे दांत मांजते हो। ठीक, और बिना ब्रश या बिना टूथपेस्ट दिए मुझसे कह रहा है कि दांत कैसे मांजते हो दिखाओ। ठीक है, शो मी हाउ यू यूज अ टूथब्रश, कैसे तुम दांत मांजोगे। ठीक, और टूथब्रश दिया नहीं, तो अब उसने नहीं दिया टूथब्रश और तुमने ब्रश भी नहीं किया। ठीक, तो क्यों नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे काम कहा कि जाओ वहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख कर आओ, तो उसने मार्कर ही नहीं दिया। अरे जब उसने मार्कर नहीं दिया तो मैं लिखूंगा उंगली से थोड़ी। ठीक, पर कुछ लोग होते हैं कि वहाँ उंगली से लिखना चालू कर देंगे। तो इन्हीं पेशेंट को कहा जाता है एप्रैक्सिया के पेशेंट। एप्रैक्सिया क्या होती है कि ये अनपर्पसफुल एक्ट जाके करेंगे और अनपर्पसफुल एक्ट में ये मतलब वहां जाके टास्क करेंगे पर पर्पसफुल नहीं रहेगा वो। ठीक है, मैंने कहा जाओ व्हाइट बोर्ड पे जाके व्हाइट बोर्ड पे जाके लिखो। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे जाके लिख दो, नोटिस लिख दो आज की। अब मैंने मार्कर नहीं दिया उसको, अब मार्कर नहीं दिया, वो लिखा भी नहीं उसने। अब जब लिखा नहीं उसने तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब वहां जाके खड़ा हुआ देख रहा है, तो उसी कंडीशन को एप्रैक्सिया कहेंगे। ठीक, इतनी की बात समझ में आ गई। ठीक, एप्रैक्सिया हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एप्रैक्सिया में बेसिक 3 कंडीशन होती है। ठीक है, बेसिक एप्रैक्सिया में 3 कंडीशन होती है। पहला होता है आइडियोमोटर एप्रैक्सिया, आइडियोमोटर एप्रैक्सिया, फिर आइडिएशनल एप्रैक्सिया। ठीक, थर्ड जो होता है कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया। ठीक, 3 कंडीशन इसमें बनती हैं इन टोटल। पहली आइडियोमोटर एप्रैक्सिया जो होगी, इसमें टास्क तो पता है कि मैंने कहा है ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखना है, पर ये नहीं पता करना कैसे। ठीक भैया, तुम अब मैंने कह दिया कि मार्कर वहां जाके ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जाके लिख दो कि आज की नोटिस कल छुट्टी है, व्हाइट बोर्ड पे आके। अब इसका पेशेंट एप्रैक्सिया पेशेंट आया, एप्रैक्सिया पेशेंट आके जो है वहां गया, वहां जाने के बाद जो है देख रहा है कि अब करें तो करें कैसे। अब सर ने कह दिया लिखना है, अब सर ने बताया नहीं कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो इसमें जो है आप कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कमांड एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा आइडियोमोटर एप्रैक्सिया में। तो इसी कंडीशन में मतलब पेशेंट जाएगा और कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। उसको पता है क्या करना है पर वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, आइडिएशनल एप्रैक्सिया की बात करें तो आइडिएशनल एप्रैक्सिया जो होता है वो ये होता है कि मैंने उसको ये काम अगर करने को दिया तो वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना पाया कि सर ने ये काम क्यों करने को दिया और ये काम क्या पर्पस हमारा कर रहा है।
ठीक है। तो कॉन्सेप्शन वाला मसला जो होता है, कंसेप्शन वाला जो मसला होता है वो नहीं कर पाएगा। ये क्या नहीं कर पाएगा कि कंसेप्शलाइज नहीं कर पाएगा, कंसेप्शन नहीं बैठा पाएगा किसी टास्क का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया की बात करें तो कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया जो होता है, अब मैंने उससे कहा कि नोटिस ऐसे बना के लिख देना। अब उसने जो है पैटर्न देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, सब देख लिया कि नोटिस कैसे लिखी जाती है, तब भी उसे कॉपी नहीं कर पाया, कैन नॉट कॉपी। ठीक, तो कॉपी तब भी नहीं कर पाया, तब भी जो है नहीं, मतलब देख के भी नहीं बना पाया, तो उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शनल प्रैक्सिया कहेंगे, एप्रैक्सिया कहेंगे। ठीक है, प्रैक्सिस की एनाटॉमी है वो हमेशा डोमिनेंट पैराइटल लोब से चलती है। समझ गए बात इतनी सी, डोमिनेंट पैराइटल लोब से चलती है। इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई। अब हम जो है 11th में मूव करेंगे। ठीक है, 11th की बात करें अगर, 11 जो होता है वो होता है जिनोसिस। ठीक, 11 जो होता है वो होता है जिनोसिस। इसमें जो है पेशेंट की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करना को क्या कहेंगे, जिनोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, जिनोसिस कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, जिनोसिस किसे कहेंगे, किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने को जिनोसिस कहेंगे। जिनोसिस में ये समझते हैं कि जिनोसिस कहाँ के लीजन, मतलब कुछ पेशेंट में जो होती है कंडीशन क्रिएट होती है, तो कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि जो एक कंडीशन होती है कि उसे कहते हैं विजुअल, अब जिनोसिस है तो एग्नोसिया हो गया या एग्नोसिस हो गया। ठीक है, तो विजुअल एग्नोसिस या विजुअल एग्नोसिया में क्या है, पेशेंट ऑब्जेक्ट देख लेगा, ऑब्जेक्ट देख लेगा बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, ये किसके लीजन में वजह से होगा, कहाँ पे पेशेंट के लीजन होगा, तो हम लोग अभी इससे पहले अच्छा पेराइटो टेम्पोरल में हमने पढ़ा था ना। तो अब हमारे पास जो है वो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन कॉर्टेक्स आएगा। कौन सा आएगा, एसोसिएशन कॉर्टेक्स। एसोसिएशन कॉर्टेक्स मतलब एसोसिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट देखा है और उसकी मेमोरी में क्या ऑब्जेक्ट स्टोर था, उन दोनों के बीच का एसोसिएशन खराब हो गया, उसके वजह से इस एरिया में लीजन आ जाएगा। ठीक है, इतना सब बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोग्नोसिस की। स्टीरियोग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेशेंट टच तो करेगा, ऑब्जेक्ट टच करेगा, सेंसेशन भी होगी। शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टीरियोग्नोसिस में पढ़ा चुका, हाँ जब पढ़ा चुका। ये स्टीरियोग्नोसिस मेरे ख्याल से सेंसेशन वाला था, कॉर्टिकल सेंसेशन में था, किसी में मैंने पढ़ा है। इसमें पेशेंट ऑब्जेक्ट टच कर लेगा, बस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट है वो, क्या नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई। तो इसके वजह से पेशेंट में स्टीरियोग्नोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और इस पेशेंटों में
मोस्टली कॉन्ट्रालेटरल पैराइटल लोब में लीजन होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल पैराइटल लोब में लीजन हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या इन पेशेंट में नॉर्मल देखने को मिलता है हमको पता है? हमको क्या नॉर्मल देखने को मिलेगा? सेंसरी इंफॉर्मेशन जो उठा रहे हैं ये, या सेंसरी जो इनके सिस्टम है वो भी सही चल रहा है, सेंसेशन सारे सही हैं, सेंसरी सेंसेशन, मोटर भी सही है, ठीक है, दोनों चीज़ सही चल रही, सेंसरी भी अच्छी, मोटर भी अच्छी। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे। अगर हाथ में मार्कर पकड़ा दोगे तो ये नहीं आइडेंटिफाई करेगा और मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, क्या है। कुछ सिलेंड्रिकल है ये बता देंगे बहुत होगा, तो कुछ सिलेंड्रिकल होगा तो वो बता देंगे। तो ये हमारा लास्ट था हायर मेंटल फंक्शन का। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं बता देते हैं एक बार दोबारा से। हमने इसमें स्टार्टिंग करी थी कॉन्शियसनेस से, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस अटेंशन, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, इनसाइट, ठीक है, कैलकुलेशन, पैराक्सिस, एग्नोसिया, सब हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। एक चार्ट अभी हम बना के इसमें डाल देंगे तो चार्ट से समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। हायर मेंटल फंक्शन में कौन से में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो चार्ट में ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। हम सारे टॉपिक्स अब कवर कर चुके हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और जो है नेक्स्ट टॉपिक जो अब रहेगा वो मेरे ख्याल से हायर मेंटल फॉर्म मेनेंजियल साइंस रहेगा मेरे ख्याल से, शायद मेनेंजियल साइंस या तो हायर मेंटल फंक्शन हो गया। हाँ, अच्छा, हाँ, हायर मेंटल फंक्शन के बाद हम कवर करेंगे फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन, कि फ्रंटल लोब में एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये ऐसे हमने पढ़ लिया है फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन, और इनमें जितनी मेजर बीमारी पढ़ी हम लोगों ने, मेजॉरिटी फ्रंटल लोब के वजह से हो रही थी, तो एक बार फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन पढ़ लेंगे, ये समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सीजर क्यों आता है, आई फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत से टॉपिक है इसमें। तो ये सब कवर करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फिर मेनेंजियल साइंस पे नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो अभी जो इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो हायर मेंटल के बाद, वो हमारी जो है वो जो हमने अभी बताया है आपको उसके बारे में रहेगी, जो कि फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन है, ठीक। तो फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, कैसे आता है, अब नेक्स्ट में कवर होगा।